सर यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जरा 2 मिनट का वो है कि कोई क्वेरी है तो आगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे आज। सर स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, देखो स्टैंडिंग के 2 नाम और भी हैं, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। मतलब सिंपल सा है कि जैसे मैंने ऑफर दिया कि क्या मेरा मोबाइल आप परचेज करोगे, अमाउंट और सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो अगर मैंने कहा कि यू हैव टू डिसाइड इमीडिएटली, इट मींस यू हैव नो टाइम, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, यू हैव टू डिसाइड एट वंस। तो इट इज नॉट एन ओपन ऑफर। लेकिन मैंने कहा कि भाई 10 दिन का टाइम है, 10 डेज में आप कभी भी आप ये डिसाइड कर लो, तो इट इज फॉर 10 डेज ओपन ऑफर। 10 डेज में आप कभी भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी मैंने रिचार्ज का वो बताया था कि कंपनी जितने भी रिचार्ज की स्कीम्स देती है वो ओपन ऑफर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट में मतलब और भी जब जब आपके पास कोई प्रोडक्ट को सेल करने वाला एक टाइम लिमिट आपको दे देता है कि फॉर 3 days, 5 days, 10 days, you can at any time you can accept this. So this kind of offer is open offer. मतलब ऑफर ही है, बस इतना ध्यान रखना, ऑफर जो जनरल ऑफर है वही है, बट जनरल ऑफर के साथ अगर हमने 10 डेज 20 डेज 15 डेज का टाइम दे दिया कि विद इन दीज डेज आप कभी भी ज्वाइन कर लो, तो उसको हम ओपन ऑफर बोलते हैं। ओके सर। ठीक है ना, और किसी को पूछना है? सर हाँ कोलेटरल एग्रीमेंट समझा दीजिए एक बार। अच्छा, आज पढ़ा इसका मतलब पीछे पढ़ा बच्चे ने। ठीक है, देखो कोलेटरल को एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि दिस इज दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट विच इज डिपेंड ऑन अनदर एग्रीमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट विच डिपेंड्स ऑन अनदर एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसा समझो, इसको एग्जाम्पल की बात करें तो तुमने स्टूडेंट प्राइड ज्वाइन किया और पढ़ने के लिए रोज आने जाने के लिए तुमने एक ऑटो वाले को बुक किया। तो यहाँ पे ऑटो वाले को बुक करना ये डिपेंड करता है तुम्हारे स्टूडेंट प्राइड को ज्वाइन करने पर। तो स्टूडेंट प्राइड का जो एग्रीमेंट है कोचिंग का, दैट इज मेन एग्रीमेंट। और यस सर। उस मेन एग्रीमेंट को आपने पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, तो आपने ऑटो वाले को बात किया। मान लो स्टूडेंट प्राइड अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से चल ही नहीं रहा, तो क्या ऑटो वाले का एग्रीमेंट कंटिन्यू रहेगा? नो सर। बस तो वही है ना कि इट डिपेंड्स अपॉन दी अनदर एग्रीमेंट, इसे बोलते हैं कोलेटरल। और इसके लिए जो ओके पढ़ा सर। होगा तो याद कर लो कि वैलिड का कोलेटरल वैलिड ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने पढ़ा था कि वॉइड का कोलेटरल वॉइड हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है, मैंने समझा दिया था। और इलीगल का कोलेटरल इलीगल होता है और जनरली वॉइड होता है। याद है सबको ना? यस सर, वो क्लियर है। ठीक है ठीक है, आगे। ठीक है, आज नया मतलब हम टॉपिक लेते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे फिर आगे। एक्सक्यूज मी सर, मेरे को एक चीज पूछनी है, हाँ बोलो बोलो बच्चों। जो वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस था उसका कट पॉइंट क्लियर करो। एक मिनट, संयम यस कौन सा पॉइंट? एक मिनट प्लीज, वापस आते हैं। वॉइड और वॉइडेबल में सर, पॉइंट परफॉर्मेंस वाला। परफॉर्मेंस। ठीक है, देखो ध्यान दो, मैंने तुम्हें एक सिंगर वाला एग्जांपल दिया था कि सिंगर की तबीयत खराब हो गई परफॉर्मेंस से एक दिन पहले। तो अब ये बताओ कि क्या ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी बोलो, क्या परफॉर्म हो सकता है? बस तो ये लिखा ना कि अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, क्योंकि वॉइड है तो परफॉर्मेंस की बात ही खत्म हो गई। ठीक है, जबकि वॉइडेबल का मैंने मतलब बताया था कि इट इज एबल टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। इट इज एबल टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड यानी आप कर सकते हो, बीइंग एग्रीव्ड पार्टी यू कैन डिक्लेयर दैट एग्रीमेंट वॉइड। बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू डिक्लेयर दैट एग्रीमेंट वॉइड देन यू कैन कंटिन्यू, एंड आप कंटिन्यू करते हो तो परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, और आप एक लिमिटेड टाइम के तक आप डिसीजन नहीं लेते हो तो परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, वैलिड हो जाएगा ये कुछ दिनों बाद। ठीक है, इसके लिए
ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने इसका प्रियांशु का मोबाइल लिया और 2 डेज तक इसने डिसीजन नहीं लिया और मैंने उस नेक्स्ट डे ही मोबाइल को थर्ड पर्सन को बेच दिया। तो जैसे मैंने थर्ड पर्सन को बेच दिया और इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, तो मेरा जो थर्ड पर्सन को बेचने का एग्रीमेंट वो वैलिड हो गया और अब प्रियांशु के पास जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी थी, क्योंकि मैंने इनसे बदमाशी से एग्रीमेंट लिया था, तो वो डिसीजन अब ये नहीं ले सकते, अब एग्रीमेंट वैलिड हो गया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल समझ लो, एक और एग्जांपल जैसे जो आपका क्या कहते हैं जो कॉर्सन का एग्जांपल दिया था मैंने शोले मूवी का, तो उसमें भी क्या है कि अगर किसी ने थ्रेट दे करके प्रॉपर्टी ले ली या कोई भी एग्रीमेंट पे साइन करा लिए, तो एग्रीमेंट पे साइन करा लिए, यू कैन डिक्लेयर इट वॉइड। अगर आपको बुरा लगा है कि आपसे गलत तरीके से साइन कराए तो यू कैन डिक्लेयर इट वॉइड। लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो ऐसे में ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है पहले ही, और जो 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 क्या कहते हैं जो गिल्टी पर्सन है जिसने आपसे बदमाशी से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पे साइन कराए हैं, उसने अगर वो प्रॉपर्टी किसी और को ऑफर कर दी, तो जो थर्ड पर्सन है उसको डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जाएंगे जिस पे आपके सिग्नेचर होंगे। तो उस थर्ड पर्सन को क्या पता कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके से ली गई है। तो इसलिए कानून उसको प्रोटेक्शन देते हुए प्रॉपर्टी की सेल को, यानी थर्ड पर्सन को जो सेल हुई उसको वैलिड मान लेगा और अब आपको इसको वॉइड डिक्लेयर करने का राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे और किसी को कुछ पूछना था? सर एक्सिक्यूटरी एक्सक्यूज मी सर, बस ऐसे याद रखो एग्जीक्यूटरी के आगे ना पेज पे कुछ जैसे नहीं सर, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म थी रेसिप्रोकल प्रॉमिस, उसका मीनिंग बता दीजिए। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो सारे रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। अब ये वर्ड इसलिए है, देखो मैं ना रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस। ठीक है, जब ध्यान दो, मैंने जो आपको कोचिंग का एग्जांपल दिया था, यू प्रॉमिस टू पे द फीस एंड इन रिटर्न ऑफ योर प्रॉमिस वी प्रॉमिस टू प्रोवाइड यू सर्विसेज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो जितने भी लेन देन के बिजनेस पार्टी ऑब्लिगेशन, हाँ हाँ हाँ, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे रेसिप्रोकल प्रॉमिस में ही आएंगे। बाकी कुछ एक्सेप्शन नहीं है। कैजुअल इक्विटी का मतलब क्या है? किसका? कैजुअल इक्विटी नहीं समझ पाया, पेज नंबर बताओ, पेज नंबर से पहचान रहे। पेज नंबर 1.14 पे जो 8 पॉइंट है उसमें है। पेज नंबर 1.1 आगे पढ़ रहा हूँ। थोड़ा कोई और जरा इसको क्लियर करके, मेरे को क्लियर नहीं हुआ, कोई बताए तो जरा हेल्प करो। रिपीट करो क्वेश्चन प्लीज। सर इसमें जो एक एसेंशियल ऑफर वैलिड ऑफर है, इसका पॉइंट है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इनविटेशन टू ऑफर, अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैजुअल इक्विटी। ठीक है, अच्छा कैजुअल इक्विटी। ठीक है, देखो इक्विटी, हाँ जो इक्विटी जो है ये मतलब एक तरीके से जैसे आपका जो लॉ है जो आप पढ़ रहे हो ना, बिजनेस लॉ, तो ये सारा लिखा हुआ है सेक्शन 2A 2B 2C 2D इस तरीके से। यानी कि जब थिंग्स फॉर्मुलेटेड होती हैं या प्रेस्क्राइब्ड होती हैं या इसे हम कहते हैं कोडिफाइड होती है, तब उसे बोलते हैं कॉमन लॉ। ठीक है, और जब चीजें कोडिफाइड नहीं होती हैं और वो केवल हमारे मतलब जो ना ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, हमारी डीलिंग के बेसिस पे चलती हैं, तब उसे इक्विटी बोलते हैं। मैं तुम्हें पहले इसका एग्जांपल से समझाता हूँ कि मॉर्गेज जानते हैं बच्चों? मॉर्गेज में, हाँ, तो मॉर्गेज में क्या होता है कि आपने बैंक से लोन लेना था, आपने बैंक से लोन लिया और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो आपने बैंक को दे दिए। अब 10 ईयर का लोन था अब आपका,
10 ईयर में आपको लोन पे करना था, आपने लोन पे नहीं किया, तो वो प्रॉपर्टी का कैसे डिस्पोजल होगा? कोई बताओ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी पर्सन ने बैंक से लोन लेके और टाइमली रीपे नहीं किया, तो बैंक में जो सिक्योरिटी में उसने अपनी प्रॉपर्टी रखी थी, उस प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज किया जाएगा? सर ऑक्शन तो किया बैंक जाता है पहले सर। उसको ऑक्शन करके सेल कर देगा। ठीक है, देखो अब इसमें जो है ना, मान लो बैंक ने जो दिया था 10 ईयर का, तो 10 ईयर में वो फेल्ड हो गया, यानी जो रीपेमेंट का जो टाइम था वो 10 ईयर था, 10 ईयर में वो फेल्ड हो गया, तो बैंक क्या जैसे ही 11th ईयर आएगा उसको सेल कर देगी? तो मैं बता दे रहा हूँ कि उसके लिए प्रॉपर ऑक्शन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, देन ऑक्शन हो सकता है। लेकिन अब सोचो, ध्यान देना कि 10 ईयर तो वो पास हो चुके थे, बैंक ने अभी कोई ऑक्शन कराई नहीं, और ऑक्शन ना होने के बाद भी 10-12 साल बीत गए, यानी टोटल 25 ईयर हो गए, मान लो 20 ईयर हो गए, और अभी भी वो प्रॉपर्टी एज इट इज पड़ी है। तो कानून जो है, लिखा हुआ जो है कानून है, वो ये कहता है कि जो फिक्स टाइम था उसी के अंदर अंदर आपको रीपे करना था। आपने रीपे नहीं किया, इट मींस योर प्रॉपर्टी इज लायबल टू बी सोल्ड। ये लॉ का प्रोविजन है। लेकिन मैंने जो बोला कि उसके भी 10 साल बाद आज उस डेटर के पास इतना पैसा आ गया कि वो लोन पुराना पे कर सकता है विद जो भी आज तक का एडेड जो भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट होगा, उसको भी पे करने की कैपेसिटी रखता है, और वो उसे पता लगा कि बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं की है। तो यहाँ पर इक्विटी का रूल आ जाता है, इक्विटी का रूल आ जाता है, और वो उस पर्सन को इस टाइम भी, यानी कि आफ्टर 20 ईयर्स भी बाद भी उसको रीपे करके अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज कराने का राइट देता है। तो इक्विटी एक ऐसा जो है ना, जो सिचुएशन के हिसाब से रूल्स निकल के आते हैं। इक्विटी का कोई रिटन कोई रूल नहीं होता, ठीक है? बस दो चीजें समझना, जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिटन लॉज होंगे, वो सब कॉमन लॉ या कॉमन डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। लेकिन जो अनरिटन थिंग्स होती हैं, जो केवल हमारे मतलब जो है ना बिहेवियर से चलती हैं, वो सब इक्विटी का पार्ट हो जाती है। और ये इक्विटी कॉमन कंसाइंस जस्टिस पर बेस्ड होती है, ठीक है? यानी देखो, आदमी की प्रॉपर्टी आज भी बैंक के पास रखी है, कानून ने तो कह दिया था कि 10 साल का टाइम ओवर, तो अब आपकी प्रॉपर्टी रही नहीं, लेकिन इक्विटी ने कहा, इक्विटी का रूल कहता है कि आप अभी भी प्रॉपर्टी अगर बची हुई है तो उसको रिलीज करा सकते हो। लेकिन ये कहीं पर लिखी हुई चीज नहीं है, ये जजेस के डिस्क्रिशन, जजेस के कॉमन सेंस। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का कॉमन सेंस से निकलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो लाइन आई है ना, तो यहाँ पर इस लाइन का यही मतलब है, जो था आपका, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कैजुअल इक्विटी है। और ये पूरी लाइन को समझने के लिए देखो, पूरा देखो, इसमें कई सारी बातें हैं कि इट इज ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, याद हो गया। दूसरा हो गया इन्विटेशन टू ऑफर, बता दिया। मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई। और ऐसे ही कैजुअल इक्विटी, यानी कि बाई चांस एक दूसरे से कोई डिस्कशन हुआ, तो वो डिस्कशन दैट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। जनरल सी बात है, मैंने पूछ लिया, जो आपको ये हार्वर वर्सेस फेसी का केस था, वो एक जनरल इक्विटी का ही सिचुएशन है, यहाँ पर आ रही है। एक आदमी ने पूछा कि क्या आप अपनी बिल्डिंग बेचोगे, मुझे कीमत बता दो, तो उसने जनरल सा जवाब दे दिया। तो जनरल सा क्वेश्चन और जनरल सा जवाब, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैजुअल इक्विटी। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, इसमें लोग एक दूसरे से खाली एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो मियर डिस्कशन यू कैन से कि कैजुअल इक्विटी का मींस मियर डिस्कशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? एक और कोई किसी का डाउट था? लेकिन अच्छा लगा आज कई दिनों बाद क्वेश्चन पूछा बच्चों ने। पूछ लो भाई, पूछो। भी एक बच्चे को एक और डाउट था सर जैसे सर हम एक टॉपिक है, उसमें नीचे हाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो हमें टेस्ट के लिए उसका एग्जाम्पल या केस स्टडी भी याद करनी पड़ेगी या नहीं? हाँ हाँ,
जब आपको देखो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है मतलब सिंपल सा क्या कहते हैं जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप, यानी यू हैव टू डिस्क्राइब सिंपली। बट जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड। तो प्रॉब्लम बेस्ड में जैसे मैं स्टोरी सुना देता हूँ ना, उसी टाइप से वो स्टोरी बना करके ए ने बी को ऑफर किया, बी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, बट इट वाज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मतलब प्रोडक्ट। तो वो एक कहानी बनाएंगे, जैसे हार्वे वर्सेस फेसी के केस को उन्होंने स्टोरी बना दी कि ए ने बी के पास एक ऑफर भेजा, मतलब एक लेटर भेजा जिसमें उसने बी से पूछा कि क्या आप अपनी बिल्डिंग बेचोगे। बिल्डिंग का नाम यहाँ पे बम्पर हॉल है, वो हो सकता है कोई दूसरा नाम डाल दें, ठीक है। बोल दे विकास मंजिल, क्या आप अपनी विकास मंजिल बेचोगे, कीमत बताओ। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें फिर नीचे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि डिसाइड द केस। तो ऐसे मैटर में आपको पहले तो उस केस को आइडेंटिफाई करना है कि ये केस किस टॉपिक से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर आप उस कनेक्टेड टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे, देन यू विल कोट द केस लॉ। जैसे हार्वे वर्सेस फेसी आपने कह दिया कि दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज रिलेटेड टू द केस लॉ हार्वे वर्सेस फेसी, ठीक है। एंड एज पर द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट the decision in this particular given situation will इस केस में ये डिसाइड किया आपने जो यानी क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे रखी है उसका सॉल्यूशन ये रहेगा। अभी हम इस पे चिंता ना करो, अभी टॉपिक पूरा हो जाने दो, ये चैप्टर पूरा हो जाने दो, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे कुछ लिखने की और कुछ डिस्कशन की, तो उस समय ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाउ टू राइट, ठीक है, हाउ टू राइट आंसर। और आंसर लॉन्ग आंसर होगा तो कैसे लिखना है, क्या क्या ऐड करना है, और अगर आपको प्रॉब्लम बेस्ड आता है तो क्या लिखना है, क्या क्या ऐड करना है, वो सब मैं बताऊंगा। इसलिए चैप्टर पूरा कि बड़ा चैप्टर है, तो पूरा हो जाता है तो हम एक दो दिन थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करके और एक छोटा सा टेस्ट टाइप में कर लेंगे, कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है सर। ओके सर। तो मैं हाँ ठीक है, चलो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ बच्चों। और आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस, ठीक है। बहुत आसान सा आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एक्सेप्टेंस, तो सेक्शन 2B में बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है। इसकी लैंग्वेज पे मत जाना, पहले मैं जो बता दे रहा हूँ उसको समझ लो, और वो तुम्हें पता है। मैं फिर बोल दूं क्योंकि लॉ जो है वो कॉमन सेंस पे बेस्ड है, वो तुम्हें पता है, बट तुम्हारे दिमाग में से मुझे खाली उस चीज बात को निकलवाना है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि द पर्सन टू whom the offer was given, मैं रिपीट कर दूं, द पर्सन टू whom the offer was given if gives assent it is acceptance, if give assent it is acceptance। यानी हिंदी में अगर बोले तो जिसको ऑफर दिया था वो अगर उस ऑफर को हाँ बोल दे तो ये जो एसेंट है उसकी, इसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। कई एग्जाम्पल दे चुका तुम्हारे को पहले ही कि गौरव सर के पास गए तुम कि सर सीए फाउंडेशन पढ़ा दो, और मैंने बताया था कि गौरव सर को उसी समय चाय देने के लिए उनका सर्वेंट आया, बोला हाँ हाँ पढ़ा देंगे, तो क्या ये एक्सेप्टेंस या एसेंट मानी जाएगी? तो आंसर है नो। क्लियर है ना कि बहुत सिंपल सी है। देखो अब लाइन को भी चेक कर लो। अगर हम लाइन की बात करें तो वो कहता है कि when the person to whom the proposal is made, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना जहां तक है? यस सर दिख रही है। हाँ ठीक है, तो देखो लिखा ना कि when the person to whom the proposal is made, to whom the proposal is made, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिसको दिया जाएगा प्रपोजल, अगर वही signifies his assent, यानी एक्सप्रेस कर दे अपनी assent, देन हम इसे एक्सेप्टेंस मानेंगे। लिखा ना कि then proposal is said to be accepted। अब यहाँ पर एक दो बात जरूर याद रखना कि to whom the proposal is made, तो whom जिसको हम प्रपोजल देते हैं तो वो पर्सन है
तो पर कोई दिक्कत नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर पार्टनर्स हैं 4 पार्टनर, तो प्रपोजल आपने एक पार्टनर को दिया था, तो पार्टनरशिप का कोई भी पार्टनर एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट मेन चीज है, अगर हम इसकी सिंपल बात करें, तो वन पार्टी ने ऑफर दिया अनदर पार्टी को, तो वो अनदर पार्टी ही एक्सेप्ट कर सकती है और कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ये है मेन बात। ठीक है, क्लियर है सर? और समझ लो, तुम्हें अपने घर में कोई फंक्शन कराना है और उस फंक्शन में तुम्हें मिका सिंह का गाना चाहिए, और तुमने ऑफर भेजा मिका सिंह को, तो मिका सिंह एक्सेप्ट करेगा या हनी सिंह एक्सेप्ट करेगा या बादशाह एक्सेप्ट करेगा? मिका सिंह। बस। ठीक है, अब मिका सिंह खुद एक्सेप्ट करे या मिका सिंह का मैनेजर एक्सेप्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मैनेजर किसका है? मिका सिंह का है। हम उसे रिप्रेजेंटेटिव की तरीके से यूज करेंगे, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, बट कोई और नहीं। साफ साफ क्लियर है। ठीक है, अगर हम देखो, और लास्ट जो इसी की लाइन दे रखी है कि प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, मैंने ये इक्वेशन में बता दिया था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। लेकिन ये प्रॉमिस कोई नई चीज नहीं है, हम तो जनरल बात क्या कहते हैं कि व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, पढ़ चुके हैं पीछे। अब डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बुक में एनालिसिस भी दे रखा है, कि पहला दे रखा है कि व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी कि द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। फिर द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड में इन्होंने फिर मतलब जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव को जिक्र किया, और फिर ये इन्होंने एक्सेप्टेड को प्रॉमिस की बात कह दी। अब मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। ये देखो लिखा है कि when the person to whom proposal is made, for example if A offers to sell his car to B 2 लाख रुपए, here proposal is made to B, केवल B ही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट में भी लिखा है कि person to proposal में that B in the above example and if B signifies his assent on that proposal, यानी कह दिया उन्होंने कि केवल B ही एक्सेप्ट करेगा। In other words, if B grants his consent on A's proposal, यानी बी ने कंसेंट दे दिए के प्रपोजल पे, देन वी कैन से बी हैज सिग्निफाइड हिज कंसेंट टू द प्रपोजल मेड बाय ए। यानी बी ने जैसे ही अपनी एक्सप्रेस यानी सिग्निफाई कर दी कंसेंट, तो मान लिया जाएगा कि प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, और फिर व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, देखो कोई कुछ नहीं, तो वो नहीं, क्लियर है सारी लाइन है, बस उन्होंने एक एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश की है उसी लाइन को, एक लाइन को। ठीक है, अब मैं इसको बाद में बताऊंगा, ये वाला पैराग्राफ बाद में बताऊंगा। ठीक है, हम इसको पहले इसके रूल्स पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक लाइन में इन्होंने आंसर तो दे दिया कि व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर वाज गिवन गिव्स असेंट इट इज एक्सेप्टेंस, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। और देखो, ये बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस कल मैंने बताया था, मैंने गौरव सर के स्टूडेंट प्राइड का एग्जांपल लेके बोला था कि गौरव सर का स्टूडेंट प्राइड पढ़ने गए थे, बट गौरव सर ने वो स्टूडेंट प्राइड किसी और को भेज दिया, और अब तुम पहुंचते हो, लेकिन वो जो पर्सन है वो लोग उस समय आपको एक्सप्लेन नहीं करते कि ये स्टूडेंट प्राइड अब गौरव सर का स्टूडेंट प्राइड नहीं है, अभी ये नया है, आप हमसे करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, अगर गौरव सर वाले स्टूडेंट प्राइड से करना चाह रहे हो तो अब गौरव सर ने स्टूडेंट प्राइड छोड़ दिया। ये अगर क्लेरिफाई कर दिया जाता स्टूडेंट को, तो अब स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि उसे ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना। बट हुआ क्या था, मैंने जो कल स्टोरी सुनाई थी कि तुम गए कि हमें गौरव सर से पढ़ना है, हम स्टूडेंट प्राइड ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने चुपचाप आपसे 3 फीस जमा करा करके और फॉर्मेलिटी पूरी करा ली। बाद में जब पढ़ने गए, तब इकोनॉमिक्स का लेक्चर जैसे शुरू हुआ तो देखा गौरव सर नहीं, तब आपको पता लगता है कि अरे ये तो गौरव सर वाला स्टूडेंट प्राइड है ही नहीं। तो मैंने बोला था ना कि क्या फीस पे करोगे कि नहीं करोगे, तो आपका ही जवाब था कि नो, क्योंकि हम तो गौरव सर के स्टूडेंट प्राइड में पढ़ने आए थे, ना कि बात वही आ गई कि हमारा ऑफर किसको था, गौरव सर वाले स्टूडेंट प्राइड को, और एक्सेप्ट किसने किया, नए पर्सन वाले स्टूडेंट प्राइड ने। तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रपोजल वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने इंडिकेट किया था, यानी जिसको हमने ऑफर दिया था।
ठीक है। और मैंने इस केस का बताया था कि एक फर्म थी, जिसे अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल दे दी कि बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट, हु वाज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर। यानी यहाँ पे दो लोग हैं, ब्रोकलहर्स्ट और बोल्टन। तो बस मोटी सी बात यही थी कि यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया गया, बोल्टन सप्लाइड द गुड्स, और वो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन के बाद पता चला कि जो फर्म थी वो तो अब किसी नए पर्सन ने खरीद ली। पढ़ लो पूरा पढ़ देता हूँ, थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। देखो ये है कि बोल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट, ठीक है। अब जोन्स, देखो जोन्स जो था हु वाज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रोकलहर्स्ट। अब देखो जोन्स नाम का आदमी जो ब्रोकलहर्स्ट का क्रेडिटर है, उसने ब्रोकलहर्स्ट को एक ऑर्डर सप्लाई किया। लेकिन कहानी क्या है कि ब्रोकलहर्स्ट तो वो बिजनेस ऑलरेडी बोल्टन को बेच चुका है। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, तीन लोग हो गए, जोन्स, ब्रोकलहर्स्ट एंड बोल्टन। ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया। ये बात जोन्स को पता नहीं है। जोन्स ने, जो जानता था ब्रोकलहर्स्ट को, अपना एक ऑर्डर प्लेस किया, ये सोचते हुए कि ब्रोकलहर्स्ट की ही फर्म को मैं जो है ऑर्डर दे रहा हूं। लेकिन हकीकत क्या थी कि ब्रोकलहर्स्ट उस फर्म को छोड़ चुका था, अब तो बोल्टन मालिक था। लेकिन बोल्टन ने क्या करा, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करके सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम, जबकि साफ साफ लिखा था कि मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। जबकि अब ब्रोकलहर्स्ट उस फर्म में मालिक नहीं है, तो वो बोल्टन ने ले लिया और बोल्टन ने सामान भेज दिया। लेकिन जब बाद में पेमेंट के लिए जब मैटर पहुंचा, उस पर सिग्नेचर देख करके जोन्स को पता चला कि अरे ये तो ब्रोकलहर्स्ट नहीं, ये तो बोल्टन है। तो जोन्स ने रिफ्यूज टू पे बोल्टन फॉर द गुड्स, उसने मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि मैं तो ब्रोकलहर्स्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और ब्रोकलहर्स्ट पे मेरा कुछ पेमेंट बकाया था, मैं उस पेमेंट को सेट ऑफ कर लेता। मैं तो इस सोच से मैंने ये डील की थी। मैटर कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि जोन्स ने पैसा मांगा, लड़ाई हुई उनके बीच में, मैटर कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि द ऑफर वाज नॉट मेड टू बोल्टन, इट वाज टू ब्रोकलहर्स्ट, इसलिए केवल ब्रोकलहर्स्ट ही एक्सेप्ट कर सकता था, ना कि बोल्टन। क्लियर हो गया ना? ठीक है ना? ठीक वही बात जो मैंने तुम्हारे को कोचिंग का एग्जांपल देके दी कि भाई तुम तो ये सोच के गए थे गौरव सर से पढ़ना है, उस स्टूडेंट प्राइड में गए हैं जिसमें गौरव सर पढ़ाते हैं, ना कि तुम उस स्टूडेंट प्राइड में गए थे जिसका मालिक अब XYZ हो गया। डन। और बाकी मैंने तुम्हें एक पवन गुप्ता, वो पवन सर वाला भी बताया था उसमें भी, कि तुम तो कोचिंग गए थे पवन कपूर सर से पढ़ने, लेकिन टाइटल दोनों ने पवन सर लगा रखा है, तो तुम कंफ्यूज हो गए। और उसने भी नहीं बताया, वो तो बाद में पता चला कि जब उनकी वाइफ चाय देने आई, बोले अरे गुप्ता जी चाय पी लो, बोले गुप्ता जी ये तो कपूर साहब है, बोले नहीं ये तो पवन गुप्ता है। बात समझ रहे ना? ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला जो है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। दूसरा कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी मर्जी है, जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूँ मैं उसको ऑफर दूंगा ना। अगर ऐसे हुआ तो पता नहीं चलते फिरते कोई भी आ जाएगा। ठीक है। कई बार, अच्छा इसका भी और तुम्हें रियल एग्जांपल दूं। बस स्टैंड पे, लोकल बस स्टैंड पे जैसे ही पैसेंजर उतरा, 3-4 रिक्शे वालों ने घेर लिया और कोई उसका हाथ पकड़ के अरे भाई साहब मेरे रिक्शे पे आओ, कोई दूसरा उसका बैग पकड़ ले, कोई तीसरा उसकी वाइफ का हाथ पकड़ के रिक्शे पे बैठाने की कोशिश करे। किसके साथ होगा? अंदरों क्या, अरे हटो इधर वाले, हाँ कोई बोला कि नहीं इधर इस वाले रिक्शे पे आ जाओ, तो बस वही रिक्शे वाले पे अब सामान जाएगा, ना कि किसी और पे जाएगा। मतलब वो खुद भी उसी रिक्शे को ज्वाइन करेगा, ना कि किसी और को। लेकिन जबरदस्ती पीछे पड़े नहीं, अब आपको इस रिक्शे पे बैठना पड़ेगा, दूसरा आके बीच में अड़ गया, बोले नहीं मैं तो अपने रिक्शे पे बैठा हूँ, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है ना? हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हम उसको ऑफर देते हैं और वही ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और नहीं। पॉइंट नंबर 2 देखो, ये एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये भी बता चुका हूं तुम्हारे को कि आपको मैंने ऑफर दिया, क्या मेरी कैलिबर 115 हुडी बाबा 5 करोड़ में खरीदोगे प्रियांशु? तो तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें क्या बोलना है? अगर ऑफर पसंद है तो यस, और पसंद नहीं है तो नो।
ठीक Yes, है, sir. आपको एक ही चीज करनी है, आइदर यू कैन रिजेक्ट दिस ऑफर और यू कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर। Excellent. लेकिन बोले 5 करोड़ नहीं 5,000 में दोगे क्या? जैसे ही तुमने ये बोला, ये क्या हो गया? कल पढ़ा है, ऑफर कैंसिल हो गया, दोबारा हमने एक क्रॉस Counter ऑफर दे offer. दिया। Counter. ऑफर, काउंटर, सॉरी। गुड काउंटर ऑफर। तो मेरा ऑफर खत्म हो गया और तुम्हारा ऑफर शुरू हो गया, तो काउंटर ऑफर, और काउंटर ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्लियर है ना? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का बनता है व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड। ठीक है, अब ये देखो लाइन पढ़ लो इसकी भी, कि एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट, यानी कि आपको एब्सोल्युटली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, अनक्वालिफाइड का मतलब यही है कि आपको बिना कोई मॉडिफिकेशन के एब्सोल्युटली यू हैव टू एक्सप्रेस, यानी यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर का मतलब एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी नहीं आप जोर से बोलो हाँ भाई मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, इतना जरूरी नहीं। आप, उसने ऑफर किया कि भाई क्या ये मेरा मोबाइल परचेज करोगे 5,000 रुपए में, तुमने हाथ बढ़ाया, ला, ऐसे इशारा किया, मांगा, तो वो भी चलेगा। जरूरी नहीं कि आप डायलॉग बोलो, तो कोई भी तरीका अपना सकता है। ठीक है, ऑटो वाला आपके पास खड़ा होकर के बोला भाई साहब स्टेशन छोड़ दूं 10 रुपए लूंगा, तो आप बोलोगे, ये भी चलेगा। और आप बिना बोले बैठ गए, आपका बैठना भी अपने आप में एक्सेप्टेंस हो गया। तो रीजनेबल मैनर हो कोई भी चलेगा, बट मेन थिंग इज कि अब आप उससे बोले लगे 10 रुपए तो नहीं 5 रुपए में चलेगा, तो जैसे आपने 5 रुपए वाली बोली तो वहीं पे उसका ऑफर रिजेक्ट हो गया। आपका ऑफर जो तो आपकी एक्सेप्टेंस ना होकर के आपने काउंटर ऑफर मार दिया। तो कानून इसको एक्सेप्ट नहीं करता। कानून ये कहता है कि जो भी हो ऑफर, you have to accept it without any modification. If you modify, then it becomes a counter offer और ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। एक जैसे ए ने बी से कहा कि क्या तुम मेरा ये कोई भी प्रॉपर्टी, क्या मेरी प्रॉपर्टी 5,000 रुपये में लोगे? दूसरी पार्टी ने कहा कि 3,000 में दोगे तो बताओ। उसने मना कर दिया। उसके बाद वो 5,000 रुपए लेके बोला चलो ये पकड़ो 5,000 रुपए और प्रॉपर्टी दो। इस बीच में जब ये 5,000 रुपए लेके पहुंचा, उसने मना कर दिया, बोले अब तो नहीं बेचो। बोले कैसे नहीं बेचोगे, तुमने मुझे कहा था कि क्या मेरी प्रॉपर्टी 5,000 रुपए में लोगे, तो आज मैं 5,000 रुपए लेके आ गया, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, दो। तो लेकिन यहाँ पे वो पर्सन नहीं माना, मैटर कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि जैसे ही आपने 3,000 की बात कह दी थी, वो ऑफर रिजेक्ट हो गया था, और जब ऑफर एक बार रिजेक्ट हो गया तो अब आप दोबारा उसको रिजॉइन नहीं कर सकते। अब नए तरीके से फिर से डील हो, अलग बात है। ठीक है, ये एक एग्जांपल भी पढ़ लो, देखो इसको एग्जांपल को, कि विल यू परचेज माय कार फॉर 2 लाख। अब इफ बी रिप्लाइज आई शैल परचेज योर कार फॉर 2 लाख इफ यू बाई माय मोटरसाइकिल फॉर 50,000, यानी कि क्या करा इसने, काउंटर मार दिया ना, बिल्कुल काउंटर ऑफर मार दिया। तो हियर बी कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल। हम यहाँ पे कहेंगे कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं हुआ। इफ ऑन द अदर हैंड बी एग्रीज टू परचेज द कार फ्रॉम ए as per the proposal subject to availability of valid registration certificate book for the car, then the acceptance is in place though the offer contained no mention of RC book। ये क्यों मान लिया यहाँ पे, क्योंकि सबको पता है कि हम कार परचेज करेंगे तो वैलिड RC होनी चाहिए। तो उसका ये कहना कि ठीक है आई एम रेडी टू परचेज बट मुझे RC ओरिजिनल चाहिए, तो ये वैलिड है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, क्योंकि दिस इज बिकॉज एक्सपेक्टिंग अ वैलिड टाइटल फॉर द कार इज नॉट अ कंडीशन, देयरफॉर द एक्सेप्टेंस इज अनकंडीशनल। क्लियर है ना? आप भी अगर मोबाइल किसी से परचेज करते हो सेकंड हैंड मोबाइल, तो कहते हो भाई ठीक है मुझे बिल चाहिए, अगर बिल दोगे तो मैं ये ले लूंगा, तो बिल मांगना ये कोई कंडीशन नहीं है, ये तो लीगल रिक्वायरमेंट है। तो लीगल रिक्वायरमेंट को कंडीशन में कंसीडर नहीं करते। लेकिन तुमने अगर जैसे बोला कि हाँ भाई मैं मोबाइल ले तो लूंगा, कितने मांग रहा है, बोले 10,000, बोले 2,000 में देगा, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए कि पहला नंबर था कि
वही पर्सन एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर दिया जाए। दूसरा पॉइंट कि ऑफर एक्सेप्ट करने का सिंपल सा फंडा है कि आपको एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करना है विदाउट मॉडिफिकेशन के, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे तो इट बिकम्स अ काउंटर ऑफर। डन। थर्ड पे आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और कल इस पे भी हमने पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कल पढ़ लिया था ना। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस बताते हुए मैंने बोला था कि अगर ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया और वो पर्टिकुलर पर्सन एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टेंस को वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑफर जनरल है तो आपको केवल कंडीशन फुलफिल करनी ही सफिशिएंट है, एक्सेप्ट करने के बाद इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है। मैंने रेलवे का एग्जांपल दिया था, एयरटेल के रिचार्ज का एग्जांपल दिया था, जियो का रिचार्ज कराने के बाद आप मुकेश अंबानी को फोन करोगे, कोई जरूरी नहीं है। आपने जितने का रिचार्ज बोला था उतने का रिचार्ज कराया और जितने दिन बोले थे उन डेज के अंदर अंदर करा दिया था। तो बस आपने टाइमली रिचार्ज करा लिया विद इन द टाइम, दैट इज इटसेल्फ सफिशिएंट। आपको मुकेश अंबानी को फोन करके बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। और कार्लिल के कंपनी के केस में याद है ना कि स्मोक बॉल नाम की एक दवाई इन्फ्लुएंजा ठीक होने की बात थी, लेडी ने प्रेस्क्राइब तरीके से जो भी था कंज्यूम किया था बट फायदा नहीं हुआ था और उसने रिवॉर्ड नहीं दिया। मैटर कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए केवल कंडीशंस फुलफिल करना सफिशिएंट है, आपको इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी केसेस में ये पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा कि आई हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर, नहीं तो ऑफर देने वाले को सपने नहीं आ रहे और आपका साइलेंस क्या माना जाता है? एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन। रिजेक्शन, गलत बोल दिया दीक्षा, रिजेक्शन। अगर सामने वाली रिजेक्शन। पार्टी ने ऑफर पे कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिया तो रिजेक्शन है, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें भी देखो एक ब्रॉगडन वर्सेस ये मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का केस है। इसमें देखो वैसे तुम पढ़ोगे तुम्हारे को आंसर अपने आप मिल जाएगा, मैं पढ़ देता हूँ। देखो इसमें बी एक सप्लायर था, सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे। ने रेलवे के बीच में एक डील होनी थी, उस डील का ड्राफ्ट एग्रीमेंट यानी कि उन्होंने जो भी फॉर्मेट बनाया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, वो भेजा, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को एक्सेप्टेंस के लिए कि देखो हमने अपनी तरफ से ये बना दिया है, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको एक्सेप्ट करके हमारे को रिटर्न कर दो ताकि डील फाइनल हो जाए। मैनेजर ने पढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने लिख दिया अप्रूव्ड। ये देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बी नाम के सप्लायर ने रेलवे से डील करनी है और डील रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो बी ने एक डॉक्यूमेंट बना के भेजा कि देखो ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, अगर आपको हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट पसंद आता है तो आप इस पर अपने सिग्नेचर करके हमें वापस कर देना। मैनेजर ने सिग्नेचर कर दिए, अप्रूव्ड लिख दिया, ठीक है। बट अब क्या करना था उसे प्रियांशु? कम्युनिकेट करना था, उसे बताना था कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर लिया है, या तो कागज वापस ले जाओ, फोटोकॉपी ले जाओ, बताना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, उसने पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल, टेबल में की ड्रॉर में रखा